नमस्कार साथियों, मैं वेद शर्मा बायोकोडम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग श्वसन तंत्र में मनुष्य के श्वसन तंत्र की बात करेंगे। हम लोगों का टॉपिक था श्वसन तंत्र। आज हम लोगों का टॉपिक है इसी में मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य के श्वसन तंत्र की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का साथियों मुख्य काम होता है गैसों को अंदर लेके जाना और गैसों को बाहर निकालना, यानी मुख्य काम होता है श्वासोच्छ्वास की क्रिया करवाना। फेफड़े जो होते हैं ये मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान। हम ऑक्सीजन युक्त गैसों को अंदर फेफड़ों तक लेके जाते हैं और CO2 युक्त गैसों को फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। साथियों तो हम लोग मनुष्य के श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, उनका क्या विशेष कार्य है, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का डायग्राम बन रहा है। साथियों ये हमारे फेफड़े हैं, ये लंग्स का डायग्राम है। ये लंग्स हैं, स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट इलास्टिक होते हैं। ये हमारा डायफ्राम लगा हुआ है। ये डायफ्राम लगा हुआ है। साथियों हमारा जो श्वसन तंत्र है वो नसिका से चालू होता है और कहां तक जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा। ये अपने नसिका की बात की थी। ये हमारी बक्कल कैविटी है, ये इसमें टंग लगी हुई है। साथियों ध्यान से देखें, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है ये नसिका से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, हमारे फेफड़ों तक जाता है। नसिका से प्रारंभ होगा और हमारे लंग्स तक यानी फेफड़ों तक जाता है। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ध्यान से सुनना है। नसिका में जो सबसे बाहर की तरफ छिद्र होते हैं इन्हें बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र बोला जाता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहा जाता है इनको। और जो अंदर की तरफ छिद्र होते हैं इन्हें बोला जाता है अंतर्नासा छिद्र। इंटरनल नॉस्ट्रिल कहते हैं इनको। क्या बोलेंगे साथियों, इनको इंटरनल नॉस्ट्रिल कहते हैं। अंतर्नासा छिद्र ये बाहर की तरफ और ऐसे वैसे जैसे होते हैं पीछे की तरफ होते हैं। और हमारी ये बीच की जो गुहा है नाक के अंदर की, इससे बोलते हैं नासा गुहा, नेजल कैविटी कहते हैं, नेजल कैविटी। और इसके अंदर का ये जो पट्ट है इससे बोला जाता है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम नासा पट्ट कहते हैं। ये नासा पट्ट हमारी नासा गुहा को दो भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये जो नासा पट्ट है नेजल सेप्टम है, ये हमारी नसिका को दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम कहते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि हमारी जो नसिका है, नसिका के अंदर विशेष प्रकार की म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं।
विशेष प्रकार की कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन म्यूकस ग्रंथियों से म्यूकस का स्रावन होता है। म्यूकस ग्रंथियों से किसका स्रावन होगा? म्यूकस का स्रावन होता है। इस म्यूकस का काम होता है एक तो हमारी नोज को नसिका को अंदर से नम बना के रखना, दूसरा जो धूल मिट्टी आती है उन सबको अपने से चिपकाने का काम करती है। जो धूल मिट्टी होती है साथियों उसे अपने से क्या करती है? चिपकाने का काम करती है, क्योंकि हमें अपने फेफड़ों तक बिल्कुल शुद्ध हवा को लेके जाना है, पॉल्यूटेड एयर को लेकर के नहीं जाना है। इसलिए ये जो म्यूकस होता है वो उस धूल मिट्टी को अपने से क्या करता है? चिपका लेता है। हमारी नसिका में या आगे की तरफ कुछ आड़े तिरछे हेयर्स भी लगे रहते हैं। इन हेयर्स का काम होता है, हेयर्स जो लगे रहते हैं उन हेयर्स का काम होता है एयर का फिल्ट्रेशन करना, एयर फिल्ट्रेशन करना। और जो म्यूकस है ये एयर कंडीशन का भी काम करता है, और दूसरा क्या करेगा? ये जो धूल मिट्टी होती है उस धूल मिट्टी को अपने से चिपकाने का काम करेगा साथियों। ये काम किसका है? म्यूकस का है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, हमारी जो नसिका है इस नसिका में अंदर की तरफ एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं घ्राण उपकला। घ्राण उपकला ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, घ्राण उपकला कहते हैं। इसी को बोला जाता है सिनिडेरियन झिल्ली। सिनिडेरियन झिल्ली क्या कहते हैं इसको साथियों? हम लोग सिनिडेरियन झिल्ली कहते हैं। इस सिनिडेरियन झिल्ली का काम होता है या घ्राण उपकला का काम होता है गंध का ज्ञान कराना। गंध का ज्ञान कराना, ये हमें गंध का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराएगी? हमें गंध का ज्ञान कराती है। स्मेल के सेंसेशन के लिए होती है। इसी के द्वारा हमको गंध का पता लगता है, क्योंकि हमारा जो नोज होती है, नोज कैसा रिसेप्टर है, कैसा संवेदांग है? ये एक स्मेल वाला संवेदांग है जो कि स्मेल को ग्रहण करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर 5 संवेदांग होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। इसमें कौन कौन है? एक हमारा स्किन है, हमारी टंग, इसके अलावा हमारे ईयर, हमारी आईज, और इसके अलावा अपना कौन सा? नोज। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। इसमें से हमारी जो नोज होती है ये भी एक सेंस ऑर्गन है जो कि स्मेल के सेंसेशन को रिसीव करती है, परसीव करती है। कौन? नोज। तो साथ ही इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि घ्राण उपकला कहाँ पाई जाती है या सिनिडेरियन झिल्ली कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ मिलेगी हमको? नोज के अंदर। इसका काम क्या है? इसका काम है गंध का ज्ञान कराना। इसका काम क्या है? गंध का ज्ञान कराना। हमारी नोज के अंदर इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो कि म्यूकस को निकालेंगी। और म्यूकस का काम क्या होता है? धूल को, मिट्टी को, जो भी बेकार की चीजें हैं उन सभी को अपने से क्या कर लेना? चिपका लेना, जिससे कि हमारी जो एयर है वो कैसे हो जाए? फिल्टर हो जाए, उसके अंदर बेकार की चीजें ना रहे और हमारे लंग्स तक बिल्कुल अच्छी एयर जाए। ये इसका मेन काम होता है साथियों। ये हमारी नसिका की बात हो गई। अगर हम नसिका से आगे बढ़ेंगे, नसिका से आगे बढ़ेंगे तो बक्कल कैविटी के जो पीछे का पार्ट है इसे फेरिंग्स कहते हैं। बक्कल कैविटी के पीछे के पार्ट को क्या बोलेंगे? फेरिंग्स कहते हैं। इसका हमारे गले में 2 पाइप हैं। जो आगे वाला पाइप है, इस आगे वाले पाइप को बोलते हैं विंड पाइप, और पीछे वाले को क्या बोलेंगे? फूड पाइप। विंड पाइप जो है इसमें ऊपर की तरफ ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को बोला जाता है एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे इस ढक्कन को? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। और इसके ऊपर ये जो लिड लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस का जो महत्वपूर्ण काम है, इस एपिग्लॉटिस का कार्य होता है जल एवं भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। जल एवं भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। बात है हमारी साथियों।
हम जो खाना लेते हैं, पानी लेते हैं या कोई दूसरा अन्य जो पदार्थ लेते हैं खाने वाला, अगर वो गलती से श्वास नली के अंदर चला गया तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। और ये एपिग्लॉटिस है, इस एपिग्लॉटिस का काम होता है कि जो भोजन और पानी जा रहा है ये श्वास नली के अंदर ना जाए, क्योंकि जब हम भोजन और पानी को निकालते हैं तो एपिग्लॉटिस हमारी श्वास नली को क्या करेगा, बंद कर लेगा। साथियों, इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये दो प्रकार की पाइप है। ये अपना विंड पाइप है, ये अपना कौन सा फूड पाइप। इस विंड पाइप के ऊपर क्या लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है। जैसे अपन खाने को निकालते हैं ये ढक्कन इसको क्या कर लेगा, बंद करेगा और फूड सीधा कहां जाएगा, फूड पाइप के अंदर जाएगा, जिससे कि विंड पाइप उस समय के लिए क्या होता है, बंद हो जाता है। क्लियर है साथियों, इतनी सी बात, जिससे जो फूड है, वाटर है, वो हमारे विंड पाइप के अंदर नहीं जाएगा और अपन को कोई भी खांसी या खसका जैसा नहीं लगेगा। ये काम किसका है, एपिग्लॉटिस का है। क्लियर है साथियों, ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद ये अपना लैरिंग्स है। ये जो बॉक्स जैसी रचना बनी हुई है पूरी, ये जो बॉक्स जैसी रचना है, इस बॉक्स जैसी रचना को बोला जाता है लैरिंग्स। क्या कहते हैं इसको, लैरिंग्स बोले, या इसी का एक नाम और है कंठ, या इसी का एक नाम और है स्वर यंत्र, या इसी का एक नाम और है ध्वनि उत्पादक यंत्र। ध्वनि उत्पादक यंत्र, लैरिंग्स बोला जाए, कंठ बोले, स्वर यंत्र बोला जाए या ध्वनि उत्पादक यंत्र बोला जाए, सारी बातें एक ही है। ये इस तरीके से देख सकते हैं अपन बड़ा करके। ये हमारा कौन है, लैरिंग्स है, हमारा कंठ होता है। इसमें ऊपर यहां पर क्या लगा होता है, लिड लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस है ये अपना क्या है, लैरिंग्स है। ये आगे का जो उभरा हुआ पोर्शन है, ये वाला, ये जो आगे का उभरा हुआ पोर्शन है, इससे बोला जाता है एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एडम्स एप्पल कहते हैं। क्लियर साथियों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड। इसके अंदर ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं इनको हम लोग, वोकल कॉर्ड कहते हैं, बाक रज्जु कहा जाता है। वोकल कॉर्ड कहते हैं इनको, बाक रज्जु कहते हैं। बात से हमारी साथियों, आपको अगर यहां तक की बात में आपको कहीं कोई तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। साथियों, आपको जो लेक्चर दिया जाता है उस लेक्चर के बारे में आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको 100% बताना है कि सर हमको यहाँ पर ये तकलीफ है, इस चीज को आप द्वारा फिर से रिवाइज करवा दें, तो 100% आपको उसको रिवाइज करवा दिया जाएगा। अगली क्लास आने से पहले आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है साथियों, इतनी सी बात। तो ये अपना एडम्स एप्पल है, इसमें कौन लगे होते हैं, ये वोकल कॉर्ड, बाक रज्जु लगे होते हैं। जब इन बाक रज्जु ऐसे तन जाते हैं, खिंच जाते हैं और इनमें से एयर बाहर निकलती है, जब खिंचे हुए वोकल कॉर्ड से एयर बाहर निकलेगी तो ध्वनि का क्या होता है, उत्पादन होता है। ध्वनि का क्या होगा, उत्पादन होगा। जब हम लोग बोलते हैं, जब ध्वनि का उत्पादन होता है उस समय क्या होता है, हमारे वोकल कॉर्ड खिंच जाते हैं, वोकल कॉर्ड खिंच जाएंगे, वोकल कॉर्ड इस तरीके से खिंच जाते हैं, वोकल कॉर्ड खिंचेंगे। जब उनमें से एक्सपायरेशन होगा, निःश्वसन की क्रिया होगी तो वायु बाहर निकलेगी, और जैसी वायु बाहर निकलेगी तो ध्वनि का क्या होगा, उत्पादन होगा। ध्वनि का क्या होता है, उत्पादन। सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्वनि का उत्पादन कब होता है, निःश्वसन के दौरान। निःश्वसन के दौरान यानी जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम लोग एक्सपायरेशन करेंगे उस समय ध्वनि का क्या होता है, उत्पादन होता है। इस बात को साथियों हम लोग याद रखेंगे। ये हमारे कौन लगे हुए हैं, वोकल कॉर्ड, हमारे वोकल कॉर्ड लगे हुए हैं, बाक रज्जु लगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इन्हीं वोकल कॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ध्वनि कैसी होगी, हमारी ध्वनि कैसी होती है। ये जो एडम्स एप्पल है ये फीमेल के अंदर फ्लैट होता है, फीमेल के अंदर कैसा होता है, फ्लैट होता है, और मेल के अंदर आगे निकला हुआ रहता है, और फीमेल के अंदर कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो ये हमने बात किसकी की साथियों, अपने लैरिंग्स या कंठ या स्वर यंत्र, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहते हैं। इसके बाद लैरिंग्स के ठीक नीचे ये जो अपना पाइप बना हुआ है, इस पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। इस पाइप को क्या कहते हैं,
ट्रैकिया कहते हैं, वायुनाल कहते हैं, ये ट्रैकिया है। ये अपना ट्रैकिया है, ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ट्रैकिया कितना बड़ा होता है अपना? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये अपना ये लैरिंक्स के ठीक बाद अपना क्या होता है? ट्रैकिया होता है। और ये ट्रैकिया कहां तक जाएगा? हमारे दोनों लंग्स के अंदर जाएगा, दोनों लंग्स के अंदर जाता है और ये विभाजित हो जाएगा। और विभाजित जब होता है तब इससे बोला जाता है प्राथमिक ब्रोंकाई। क्या कहेंगे साथियों से हम लोग? प्राथमिक ब्रोंकाई कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है इसको। और इस ट्रैकिया के अंदर ये जो रिंग लगी है, इन रिंग को बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। हिंदी में बोला जाता है उपास्थीमय छल्ले। ये छल्ले होते कितने हैं? 16 से 20 होते हैं। अधूरे होते हैं सी के आकार के, अधूरे सी के आकार के। कैसे होते हैं? अधूरे सी के आकार के होते हैं। साथियों ये जो छल्ले होते हैं ये अधूरे सी के आकार के होते हैं, इस प्रकार से बने होते हैं। इन रिंग का काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इन रिंग का काम क्या है? इन रिंग का काम होता है हमारे ट्रैकिया को पिचकने से, श्रिंक होने से रोकना। ये हमारे ट्रैकिया को पिचकने से रोकते हैं। कौन? कार्टिलेजिनस रिंग, उपास्थीमय छल्ले, ये ट्रैकिया को पिचकने से रोक लेते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के रोगी होते हैं, उनको सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका जो ट्रैकिया होता है ये पिचक जाता है, ये कोलैप्स कर जाता है। जब कोलैप्स कर जाता है तो ब्रीदिंग में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करते हैं? अपन इनहेलर देते हैं, पंप दिया जाता है, जिसके द्वारा जो दवा है वो सीधे ट्रैकिया में जाके काम करेगी और उसको क्या करेगी? उसको डायलेट कर देगी। ट्रैकिया हमारा डायलेट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे कि गैसों के लेन देन में, एक्सचेंज में कोई तकलीफ नहीं होती है। ब्रीदिंग प्रॉपर होगी। ब्रीदिंग कैसी होती है? प्रॉपर होती है। तो अस्थमा के पेशेंट में इसी ट्रैकिया के अंदर, लंग्स के अंदर उसको क्या होती है? तकलीफ होती है, इंफेक्शन होता है। क्लियर है साथियों? इतनी सी बात। ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये आगे जाके डिवाइड होंगे, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ये और भी आगे जाके डिवाइड होंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई से बनता है सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई से बनेगा टर्शरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई से बनेगा क्वाटरनरी ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद बनता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद क्या बनेगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनता है। इतनी बात साथियों अपन ध्यान रखेंगे। और लास्ट में जाके जो स्ट्रक्चर बनती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एल्वोलाई। क्या कहते हैं इसे? हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। इस बात को साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एल्वोलाई सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो बन रहे हैं ये अपने कौन है? ये अपने एल्वोलाई है। साथियों ये अपने कौन बन गए? ये अपने लंग्स हैं। लंग्स के अंदर ये कौन है? अपने प्राइमरी ब्रोंकाई, उससे सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और लास्ट में आके क्या बन जाता है? एल्वोलाई। ये जो बने हैं इनको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई वायु कोष्ठ कहा जाता है। यह इन्हीं का एक नाम होता है कूपिकाएं। कूपिकाएं कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इनको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ये वायु कोष्ठ या क्यूपिकाएं या इनको एल्वोलाई कहते हैं। इन्हीं को हमारे लंग्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? हम लोग वायु कोष्ठ को, कूपिकाओं को, एल्वोलाई को हमारे फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये कूपिकाएं हमारे फेफड़ों के क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे।
ये जो वायु कोष्ठ होती है, कूपिकाएं होती हैं, ये हमारे फेफड़ों के क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, जिससे कि गैसों के आदान प्रदान में कोई तकलीफ ना हो। ये बात किसकी हो गई? हमारी ट्रैकिया और उसकी ब्रोंकाई की बात हो गई। इसके अलावा हमारी बच्चकुहा में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। हमारी बच्चकुहा में कितने फेफड़े हैं? एक जोड़ी लंग्स पाए जाती हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाती हैं, जो कि लाल गुलाबी रंग के होती हैं, लाल गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी होते हैं, मुलायम होते हैं। एक जोड़ी फेफड़े लाल गुलाबी रंग के, स्पंजी, मुलायम, और कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है? लंग्स का काम क्या होता है? वृद्धि करवाना, गैसों का एक्सचेंज करवाना। गैसों का क्या करवाना? एक्सचेंज। ये अपना राइट लंग्स है, ये अपना कौन सा है? राइट लंग्स है। और ये वाला जो लंग्स है, ये अपना कौन सा है? लेफ्ट लंग्स है। ध्यान रखना साथियों कि अपना जो राइट लंग्स होता है, ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा होता है। राइट लंग्स अपेक्षाकृत कैसा होता है? बड़ा होता है। और ये अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका वजन होता है लगभग 600 ग्राम, और इसका साथी वजन कितना होगा? लगभग 700 ग्राम इसका वजन होता है। दोनों साइज में थोड़ा सा अंतर है। क्यों है? देखो ध्यान से, इन दोनों लंग्स के बीच में यहां पर हमको क्या मिलेगा? हमारा हार्ट मिलेगा। दोनों लंग्स के बीच में यहां पर हमको क्या मिलेगा? हमको अपना हार्ट देखने को मिलेगा। और हार्ट की वजह से इसमें गड्ढा हो गया है लेफ्ट लंग्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। इससे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक नॉच कहते हैं, कार्डियक खांच कहा जाता है। कार्डियक खांच कहते हैं, कार्डियक नॉच कहती है। ये नॉच क्यों बनी है? क्योंकि यहां पर क्या होता है? हृदय होता है, हार्ट पाया जाता है, और उस हार्ट की वजह से इसमें गड्ढा जैसा बन गया है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच कहा जाता है। साथियों, प्रश्न पूछा जाता है कि कार्डियक नॉच कहां उपस्थित होती है? तो हमको आंसर कहां लगाना है? लंग्स में। कौन से लंग्स में? लेफ्ट लंग्स के अंदर। राइट लंग्स के अंदर नहीं होती है। लेफ्ट लंग्स के अंदर हमारी कार्डियक नॉच, कार्डियक खांच क्या होती है? उपस्थित होती है। जिस प्रकार से ये जो ब्रोंकाई बने हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्या होते हैं? अपने राइट लंग्स के अंदर भी होते हैं। दोनों लंग्स के अंदर हमारे क्या बने होते हैं? ब्रोंकाई और एल्वेलाई बनी होती है। इस प्रकार से ये दोनों लंग्स के अंदर बने हुए हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इसमें फैले हुए हैं साथियों। ये साथियों अपनी कौन है? ये एल्वेलाई है। यही फेफड़ों की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इनको हम लोग याद रखेंगे। ध्यान रखना है साथियों, ये हमारे लंग्स के ऊपर ये जो कवरिंग लगी हुई है, इस कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लूरा कहते हैं। इस कवरिंग को क्या बोलेंगे? प्लूरा। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो द्रव है, इस द्रव को बोला जाता है प्लूरल द्रव। क्या कहते हैं इस द्रव को? हम लोग प्लूरल द्रव कहते हैं। ये द्रव क्या करेगा? हमारे फेफड़ों को सूखने से बचाता है, फेफड़ों को बाहरी घर्षण से बचाने का काम करता है। इस काम को कौन करेगा? ये प्लूरल द्रव करता है। जब हमारे लंग्स काम करते हैं उस समय लंग्स की दीवारों के बीच में कोई घर्षण ना हो, और लंग्स के अंदर की दीवार को पोषण देने का काम भी कौन करेगा? यही प्लूरल द्रव करता है। कई बार इंफेक्शन होने पर इस प्लूरल द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्लूरल द्रव की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसे हम लोग प्लूरिसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग प्लूरिसी कहा जाता है। तो साथियों इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और ये नीचे कौन लगा हुआ है? अपना ये डायफ्राम। ये नीचे कौन लगा हुआ है? डायफ्राम लगा हुआ है। श्वसन के समय ये डायफ्राम का महत्वपूर्ण रोल होता है।
श्वसन के समय जब हम लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं उस समय हमारे आमाशय की या हमारे एब्डोमेन की मसल से होती हैं, हमारी उदर गुहा की जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां, हमारा डायफ्राम, हमारी पसलियां, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन्हीं सभी की सहायता से हम लोग श्वासोच्छ्वास की क्रिया कर पाते हैं। और श्वासोच्छ्वास की दर क्या होती है साथियों, क्या बताई थी मैंने आपको? श्वासोच्छ्वास की दर बोले या हम लोग श्वसन की दर बोले, बात एक ही है। ये दर कितनी होती है? 12 से 16 या 18 पर मिनट तक। ठीक है क्या नहीं? इसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है ब्रीदिंग का? मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स बेरुलाई। हमारा जो सेरिबेलम होता है उस सेरिबेलम का श्वासोच्छ्वास की पर थोड़ा सा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, यानी अगर हम ब्रीदिंग को चाहें तो कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कैसी क्रिया होती है? ये अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी ब्रीदिंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है, अनैच्छिक क्रिया है जिसकी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो साथियों, ये हमने श्वसन तंत्र का डायग्राम देखा है कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से अंग हैं और प्रत्येक अंग का क्या विशेष कार्य है। इस टॉपिक से सभी प्रकार के एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर डायग्राम को आपने ढंग से समझ लिया तो इसी में से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे? आपके बन जाएंगे। साथियों, हम अगली क्लास में आप लोगों के लिए इसी श्वसन तंत्र से संबंधित अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब आपके लिए लेकर के आएंगे। एक चीज और समझना है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा जो लैरिंग्स होता है, जो हमारा लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स मुख्यतः बना किसका होता है? ये लैरिंग्स मुख्यतः किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ये उपास्थि का बना होता है। लैरिंग्स किसका बना है? उपास्थि का बना होता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है साथियों, तो साथियों हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग श्वसन तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण बीमारी हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के अंदर कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। इस बात को साथियों हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है साथियों, आप लोगों को चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे कि आपके जो अन्य साथी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। आपको अपने टॉपिक को, इसको सभी लोगों तक पहुंचाना है जिससे सब लोग इसका फायदा ले सकें, सब लोगों को फायदा हो, सब लोग एग्जाम निकाल सकें। बात हमारी साथियों। ठीक है, धन्यवाद।